कहा जाता है वी सीएस आर द एक्सपर्ट्स ऑफ नंबर्स। तो पेपर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो दिखने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब बारी आती है रिजल्ट की तो उनमें हम 50 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते। क्या चल रहा है, हमने अपनी लास्ट मंथ में रिवीजन किस तरह करनी है और पेपर पैटर्न क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बिजनेस के पेपर में जो है आपके पास 3 कैटेगरी के सवाल आ रहे हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बिल्कुल वीक होती है बच्चे जो है। तो अगर हम बात करेंगे मार्च टाइम में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से टेस्ट हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू द सीए मोटिवेशन बाय जैदी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो जो है मेरे कैफियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स के दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे एग्ज़ाम प्रेशर बढ़ता जा रहा है और सब लोग जो हैं इसी टेंशन में हैं कि क्या हमारा पेपर पास हो पाएगा, क्या हम इस अटैम्प्ट में सुरखरू हो पाएंगे। तो इसी टेंशन को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं उन 2 पेपर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो दिखने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब बारी आती है रिजल्ट की तो उनमें हम 50 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते। जैसा कि कहा जाता है वी सीएस आर द एक्सपर्ट्स ऑफ नंबर्स। जैसे ही बात आती है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं और हम जो है वो उस सब्जेक्ट्स में अटैम्प्ट्स लगवा लेते हैं, बेशक वो कितना ही आसान सब्जेक्ट हो। ऐसे सब्जेक्ट्स को कवर अप करने के लिए आपके पास कुछ सर्टेन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिन पे आप अमल करके इन सब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस अटैम्प्ट में बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 का पेपर देना। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा ICAP के पास पेपर का ट्रेंड क्या चल रहा है, हमने अपनी लास्ट मंथ में रिवीजन किस तरह करनी है और पेपर पैटर्न क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बिजनेस लॉ को लेके चलता हूँ। तो अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात की जाए तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 15 मार्क्स के आपको MCQs आते हैं, उसके बाद आपका 85% जो है वो सिनेरियो बेस्ड प्लस क्रैमिंग पोर्शन होता है। अब 85% में से जो पास पेपर का ट्रेंड चल रहा है उसमें से आपके ऑलमोस्ट 35 से 50% पेपर ऐसा आ रहा होता है जो कि बिल्कुल ही क्रैमिंग बेस होता है। मतलब पिछली अटैम्प्ट में ऑलमोस्ट 50% पेपर ऐसा था जो टोटली क्रैम बेस था। इसी तरह 35, 40 हर अटैम्प्ट में वेरी करता है कि आपका क्रैमिंग पोर्शन कितना ज़्यादा आएगा। तो बी लॉ के पेपर में जो है आपके पास 3 कैटेगरी के सवाल आ रहे होते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी होती है, वो होती है बिल्कुल ही क्रैमिंग बेस सवाल, और ये वो सवाल होते हैं जो आपका पास और फेल डिसाइड करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने जो है अपने पहले 1 घंटे में जितना आप जल्दी से सोल्व कर सकते हैं सोल्व करें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाए कि भाई हाँ हमें पेपर आता है, हम ये पेपर पास कर सकते हैं। कैटेगरी 2 में किस तरह के सवाल आते हैं, कैटेगरी 2 में उस तरह के सवाल होते हैं जो क्रैमिंग प्लस सिनेरियो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। यानी ऊपर आपको बहुत लंबा चौड़ा सिनेरियो दे दिया जाता है, तो जब हम उसकी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का सवाल होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें सिनेरियो आपको दे दिया जाता है लेकिन एंड पे आपको बिल्कुल क्रैमिंग ही पूछी होती है। तो ये सिनेरियो एक तरह का आपको धोखा दिया जा रहा होता है कि आप कहीं गुमराह ना हो जाएं, आप कहीं गलत आंसर ना दें। तो आपने उस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए अपनी थ्योरी में उसे एडजस्ट करके उसका आंसर लिखना होता है। फिर हमारे पास आते हैं कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 के वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने बिल्कुल लास्ट पे अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े चैलेंजिंग समझे जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। यानी ये टोटली आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यानी आपको एक लंबा चौड़ा सिनेरियो दे दिया जाता है और पीछे आपको रिक्वायरमेंट पूछी जाती है जिसे आपने सिनेरियो में इनकॉर्पोरेट करके उसका आंसर लिखना होता है। अक्सर ये ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें बच्चे जो है करने में घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसके लिए आपको ये चाहिए कि अपनी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करें। यानी अब लास्ट मंथ चल रहे पेपर्स का, तो इसमें आपको चाहिए कि आप पास पेपर्स ICAP के पास पेपर के क्वेश्चंस उठाएं और उसका सिनेरियो पढ़ के खुद से प्रैक्टिस करें, रिटर्न प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम लेवल में आपकी स्पीड भी बनी हो और आपके पास माइंड मैप भी हो कि किस तरह आपने इन क्वेश्चंस को लेके चलना है। अब मैं उन चैप्टर्स की बात कर लेता हूँ जो चैप्टर्स बिल्कुल टोटली क्रैम बेस होते हैं। चैप्टर 16, 17 और 18 जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, डाटा प्रोटेक्शन एंड कंपटीशन एंड आर्बिट्रेशन एक्ट, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो टोटली क्रैमिंग बेस आते हैं और एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम। ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आपने टोटली क्रैम करना होता है। इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये पेपर में 15 से 20 मार्क्स की वेटेज पुट कर देते हैं। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से आपने गो थ्रू करना है, अच्छे से इनको क्रैम करना है और इवन कि इनके पास पेपर्स को देख के जो जो क्रैमिंग के सवाल हैं उन्हें आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये आपके बोनस मार्क्स होते हैं, ये आपको पास करवाते हैं।
उसके बाद मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसने 50 से 60% वेटेज आपकी एग्जाम में ली होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ ऐसे चैप्टर्स में आपको बताता चलूँ जिन्हें लाजमी टेस्ट किया जाता है। एक वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तीसरे नंबर पे जो आपने चैप्टर तैयार करना है वो है ब्रीचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आपने तैयार करना है एजेंट वाला चैप्टर, एजेंट एंड प्रिंसिपल। ये चंद चैप्टर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट की। पार्टनरशिप एक्ट में आपने लाजमी जो एक चीज़ का ख्याल रखना है वो है अथॉरिटीज़ ऑफ पार्टनर। ये लाजमी आपने तैयार कर लेना है। इसमें से बात बात पार्ट कैटेगरी 2 का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो ऊपर सिनेरियो दे के नीचे पूछ रहा होता है कि क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पार्टनर की। उसके बाद आपने कर लेना है कि रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज एंड रिलेशनशिप विद ईच अदर। इनके कुछ बेसिक जो 8 पॉइंट्स दिए हैं अथॉरिटीज़ के और ड्यूटीज़ के, वो लाजमी कर लीजिए। उसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू चेक। इसमें से यूजुअली पार्ट 2 और पार्ट 1 का क्वेश्चन टेस्ट हो रहा होता है। पार्ट 1 में वो आपसे चेक की ड्राफ्टिंग मांग लेता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की ड्राफ्टिंग मांग लेता है, यानी कि वो आपको कहते हैं कि ड्रा अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद आपको सिनेरियो दे के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का सवाल पूछ लेगा। तो ये चैप्टर्स भी हैं जो 10 से 15 मार्क्स आपके निकाल जाते हैं एग्जाम्स में, तो लाजमी इनको तैयार करिएगा। तो FAR 1 का हमारा वो पेपर समझा जाता है जिसमें बहुत सारे बच्चों की अटैम्प्ट्स लगती हैं, और जो अटैम्प्ट्स लगने का मेन रीज़न है वो होता है कि बच्चों की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बिल्कुल वीक होती है। बच्चे जो हैं असाइनमेंट से अपनी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पास कर लेते हैं, क्योंकि इंट्रो का पेपर हमारा MCQs बेस होता है, तो असाइनमेंट्स करके फार्मूलाज को रट्टा लगा के वो पेपर तो पास कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रिप, जो बेसिक्स हैं वो वीक रह जाती हैं। तो जब उनकी बेसिक वीक रह जाती है, तो जब उन्हें लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता है, फुल क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता है पेपर में, तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका बेसिक ही वीक है। तो सबसे पहले FAR 1 को पास करने के लिए आपने तहैया कर लेना है कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चाहे आप जिस मर्जी टीचर से पढ़ रहे हैं, हर टीचर अपनी 100% एफर्ट करता है कि वो अपने बच्चे को पास कर सके। तो आपने आज से ये वादा करना है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। FAR 1 के पेपर पैटर्न की बात कर लें तो इसमें आपको 15 मार्क्स के MCQs आते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और बाकी 6 आपके जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 9-10 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। टोटल मार्क्स इसके 100 होते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें जो कि हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनमें सबसे पहले NPO, कैश फ्लो, PPE का नोट, SOCE, चेंज इन एस्टिमेट, और हमारा एक चैप्टर अर्निंग पर शेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। अगर इसे लॉन्ग ना टेस्ट हो तो शॉर्ट तो लाजमी टेस्ट हो रहा होता है। तो अगर हम बात करेंगे मार्च अटैम्प्ट में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से टेस्ट हो सकता है, क्योंकि पिछली अटैम्प्ट में हमारे पास कैश फ्लो से लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट हो चुका है, तो इस दफ़ा हाई चांसेस हैं कि वो आपको NPO से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, तो इस दफ़ा हाई चांसेस हैं कि वो आपसे PPE का नोट पूछ ले या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट पूछ ले, या तो वो इन्हें मिक्स करके भी पूछ सकते हैं। और अगर देखा जाए हमारे पास पिछली 2 से 3 अटैम्प्ट में इंटेग्रेटेड क्वेश्चन भी टेस्ट नहीं हुआ, तो इस दफ़ा हाईली चांसेस हैं कि ग्रेड 1 का वो इंटेग्रेटेड क्वेश्चन बना के 20 मार्क्स का आपसे पूछ सकते हैं। इस दफ़ा आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए EPS को लाजमी तैयार कर लेना है। EPS के बाद आपने NPO और कैश फ्लो को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। फिर आपने PPE के नोट को तैयार कर लेना है, या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट को, या इंटेग्रेटेड क्वेश्चन। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका इस अटैम्प्ट में हाई चांसेस हैं कि वो टेस्ट हो सके। उसके बाद चेंज इन एस्टिमेट को भी लाजमी तैयार कर लेना है, इसमें से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन टेस्ट हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए उसमें हाई चांसेस हैं कि इस दफ़ा वो गवर्नमेंट ग्रांट, बोरिंग कॉस्ट एंड इम्पेयरमेंट से आपको क्वेश्चन टेस्ट कर ले। और आपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, उससे अक्सर 5 से 6 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन टेस्ट हो जाता है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को लाजमी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोनस मार्क्स होते हैं। आपको हमेशा बोनस और एवरेज पेपर ने पास करवाना है। चैलेंजिंग पेपर आपने हमेशा एंड में करना है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई न्यू एडजस्टमेंट आ रही होती है। तो हमेशा बोनस और एवरेज पेपर पे ध्यान रखना है, ना कि चैलेंजिंग अगर आपको समझ आ रहा है तो कर दें, नहीं समझ आ रहा तो कोई अजम्पशन लें और आगे चलें और अपने पेपर को पूरा करें। और आपने पेपर में टाइम किस तरह मैनेज करना है, इसके लिए आपको लास्ट मंथ में 1 से 2 मॉक लाजमी देने होंगे। मिनिमम 1 मॉक दें, और मैक्सिमम जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपको मॉक एग्जाम्स लाजमी अटैम्प्ट करने होंगे, क्योंकि मॉक एग्जाम्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक्स हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। मॉक देने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको पेपर किस तरह का आने वाला है। मैंने जब लास्ट टाइम अपने मॉक्स अटैम्प्ट्स किए थे तो तकरीबन 60 से 70 पेपर्स
वही वही टेस्ट हुआ था जो मैंने मॉक एग्ज़ाम में टेस्ट किया था। तो मॉक एग्ज़ाम इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाज़मी मॉक एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कीजिए। मैंने अपना मॉक एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था तो मेरी स्पीड बहुत स्लो थी। मैंने जो है वो 60 से 70% पेपर ही अटेम्प्ट किया था। तो मॉक एग्ज़ाम देने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई मेरी तो स्पीड ही नहीं है। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैंने जो है एक स्टॉपवॉच पे टाइमर लैपटॉप पे चला लिया था और एक पास पेपर का क्वेश्चन ले लिया था और मैंने चेक किया था कि आखिर मुझे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम कितना लग रहा है। तो जब मैंने चेक किया कि मुझे तो 15 से 20 मिनट लग रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो मैंने उसी क्वेश्चन को 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस किया जब तक कि मेरा टाइम ड्यूरेशन कम ना आ गया। तो आपने हमेशा मार्क्स को और टाइम को जो है डिवाइड कर लेना है। मतलब अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने उसे 1 मार्क्स के लिए 1.5 मिनट्स अलॉट करने हैं। मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने कोशिश करनी है कि 15 मिनट में आपसे वो अटेम्प्ट हो जाए। अगर आपसे भी टाइमली अटेम्प्ट नहीं होता पेपर, तो आपने भी इसी टेक्निक पे अमल करना है कि स्टॉपवॉच चला लेनी है और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और चेक करना है कि आपको कितना टाइम लग रहा है और आप किस जगह पे लैग कर रहे हैं। इससे ये होगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाएगी। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने कितनी चीज़ें को पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट किया और लाजमी कमेंट कीजिएगा कि अगली वीडियो में हम किस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।